समस्या है जहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और बदायूं हमारी कर्म भूमि बन गई है। कर्म भूमि का मतलब अगर देश में कुछ भी होगा तो सबसे पहले बदायूं में होगा और बदायूं का नाम हमें दिल्ली क्या विदेशों तक ले जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। उसकी कई कारण है। कारण यह है कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का 90 दिन का भ्रमण किया। ऐसे 4-5 लोग गाड़ी में निकले, ये जिला वो जिला वो जिला, कई सारे वीडियो कई सारे इंटरव्यू ले लिए और देखा कि जो है बदायूं की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है। बदायूं में समस्या सबसे ज़्यादा है। चलो ठीक है, समस्या ज़्यादा है, लेकिन जो इस बात का भी है तब होता है जो समस्या ज़्यादा है और लोग जागरूक भी हैं। हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे हो, चैतन्य हो, वोट देना सही से जानते हो, फिर भी परेशान हो। घर में चावल दाल रोटी सब्जी सब है, बना के खाने पर होता ना। तो आपके पास पैसा है, बुद्धि है, विवेक है, फिर भी आप अपने बेटे को ना पढ़ाओ हैं? भाई चलो मान लेते हैं आपके पास पैसा ही नहीं है, तो मैं कहूँ कि नहीं मैं आपके बेटे को पढ़ा दूंगा, तो मैं 5 टीचर आपके गांव में लगा दिया, तो जब आप लोग उसका खर्चा ही नहीं दे पाओगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा? वो भी पेट तो पढ़ाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि गांव में सब अमीर जन हैं, सबके पास पैसा पर्याप्त, और 5 टीचर अगर लगा दें और मेरी बात को अगर मान लें, सारे बच्चे IAS बनना शुरू आइए। तो इन चीज़ों को समस्याओं का थी तो हम उलझे थे। लेकिन आपको शायद पता होगा कि बिलसी विधानसभा से हम लोग पिछली बार एक कैंडिडेट शिल्पी साक्या जी को उतारा। तो जैसे आप लोग खेती किसानी में दिन भर बिजी रहते हैं, ऐसे हम और हमारा घर परिवार भी हम भी बिजी रहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप अच्छे से जानते होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात बताई कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, हर ताले की चाबी। मतलब सत्ता में अगर चले गए तो कोई भी ताला खोलोगे फटाफट खुल जाता है, और अगर आप सत्ता में नहीं गए, आपका लिंक नहीं है, तो कोई ताला खुलने वाला नहीं है, पीटते रहो जितना भी। तो हमने कहा होंगे बाबा साहब, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग कहते रहे होंगे बाबा साहब, तो हम भी कहते होंगे बाबा साहब। पहला जिंदगी में खूब कमा के देखा, जो भी करना था कर लिया, लेकिन देखो समाज में कोई ना मान है ना सम्मान है। कहीं जाओ, एक 8वीं पास सारा कांस्टेबल भी तू तड़ाक से बात करता, गाली नहीं करवाता। आपको पता होगा टीचर अध्यापक को आप जानते हैं ना? अध्यापक किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं तो हिंदी में गुरु बोलते हैं। ऐसे गुरु का नाम बताओ, ऐसे गुरु का नाम बताओ जो वास्तव में समाज का कल्याण चाहा है अभी तक। गुरु हो गया और दूसरा हो गया एक भगवान भी होता है, आप जानते हो। तो लोग गुरु को बड़ा मानते हैं, भगवान को बड़ा मानते हैं। गुरु कितना चढ़ाते हैं मुझे बताओ। टीचर आजकल बच्चे को मारते साले को जेल भेज देते। आपके बच्चे तो थप्पड़ मार देंगे जेल भेज देंगे। झूठ मत बोलो। गुरु के बताए अनुसार भगवान को ज्ञान होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। देखो ये जो भगवान है, ये जो वर्ड भगवान है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा हल नहीं है। भगवान कोई भी हो सकता है। भगवान से आप क्या चाहते हो? भगवान मेरी रक्षा करें, ये चाहते हो? भगवान मेरी मदद करें, बुरे परेशान को निकाल दें, मुझे धन दे दें, मुझे पैसा दे दें, अमीर बना दें, सबसे बड़ा बलवान बना दें, ऐसे खेल चाहते हो? इससे ज्यादा भगवान को जानना नहीं चाहते। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं जानना चाहते। अगर मैं आपसे पूछ लूं थोड़ी देर के लिए दुर्गा माता के पिताजी का क्या नाम है, बता नहीं पाओगे? बता पाओगे? तो आप भी बड़े मतलबी यार। भैया दुर्गा माता से हमें सब ले लेना है और उनके बारे में न जानना है न समझना है। ठीक है, मैं आपके बीच में
नरेंद्र मोदी के बारे में अगर मैं बात करूं या अपनी बात करूं, तो आप जो सामने मेरे काम हैं वो देखोगे, वही पहचान बनेगी। अब मैं किस जाति से आता, किस बिरादरी से आता, किस घर से आता, इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, समय भी तो नहीं है। और दूसरी बात, किस किस के बारे में जानोगे, तीसरी बात बताने वाला भी कोई नहीं। अगर बताएगा कौन, तो ये गुरु बताएगा, ठीक है। और वो संस्कृत में दोहा भी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है कि नहीं? है। तो कोई एक चीज तो मानो यार, या तो भगवान को मान लो या तो गुरु को मान लो, एक चीज मानो। लेकिन जब एक चीज को मानोगे तो रास्ता जो है निकाला जाएगा, और जब सबको मानोगे तो कुछ लोग होते हैं कि वो सभी नेता को मानते हैं, सभी पार्टी को मानते हैं, और सभी भगवान को भी मानते हैं, सभी महापुरुष को भी मानते हैं, चाहे किसी ने देश को बिगाड़ा हो चाहे बनाया हो। तो कहते हैं भैया सबका भला हो, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। तो वो जब आपकी सरकार आएगी तो आपकी पार्टी में चले जाएंगे, उनकी सरकार आएगी उनकी पार्टी में चले गए, उनकी सरकार आएगी उनकी पार्टी में चले गए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग होते हैं धोबी के कुत्ते, न घर के न गाड़ के। उनकी कोई पहचान होती है? कोई पहचान नहीं पहचान है ना। तो अपनी पहचान बनाने के लिए एक नियम सिद्धांत कानून व्यवस्था होती है। अगर उस नियम कानून सिद्धांत व्यवस्था का पालन आप करोगे तो आप अपनी पहचान भले ना बना पाओगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी बनाएगी। समझ रहे हैं ना। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो भगवान की मैं बात कर रहा हूँ, ये भगवान की उत्पत्ति जो है वो मानव ने ही करी है, मानव ने करी है। मनुष्य ने भगवान को बनाया है, भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया है। मैं किसी देवी देवता की बात नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविकता आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो, चंद्रमा पे मनुष्य नहीं है ना, चंद्रमा पे मनुष्य नहीं है ना दादा। चंद्रमा पे कोई नहीं रहता, तो वहां कोई भगवान नहीं है, कोई जमीनी लफड़ा नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता है, कोई मारा पीटी नहीं होती है, नहीं होती ना। जानवरों में भगवान होता है? भैंसिया को पता है कि मेरा भगवान कौन है? नहीं पता, क्योंकि उसको दिमाग ही नहीं होता है। और क्या बताऊं मैं, एक बच्चे जब पैदा होता तो उससे पूछो तुम्हारा भगवान कौन है? नहीं मालूम। एक बच्चा पैदा हो जाए हिंदू के घर में, बच्चा पैदा हो जाए मुसलमान के घर में, ठीक है ना, और मैं दोनों को बदल दूं ऐसे चुपके से, तो हिंदू वाला जो है मुसलमान वाला हिंदू बन जाएगा, हिंदू वाला मुसलमान बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलो। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई के जमाने की कहानी थी, कहानी मान के चलो, इंस्पिरेशनल पॉइंट है। तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, तो रानी लक्ष्मीबाई वहां गई, खूब धुआंधार लड़ाई हो गई। तो इतनी भयानक लड़ाई हो गई, गर्भवती महिलाएं तक लड़ने निकल पड़ी। और जो मारपीट होगी तो भाई डिलीवरी भी हो सकती है। तो कुछ बच्चे उसी दौरान पैदा हुए, तो उन्होंने निकाल के ला करके दोनों को बिठा के तब समझाया कि देख तेरा हिंदू है कि मुसलमान पहचान। मुसलमान का बच्चा हिंदू की यहाँ है, बता तेरा बच्चा है, बता कहाँ मुसलमान है। हिंदू से पूछा बताया तेरा हिंदू कहाँ है, तो बता नहीं पाया। लेकिन हम इस उलझनों में उलझे रहते। कितना भी गुरु बता लें, गुरु की बातों को अगर मान गए होते तो मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ समस्या समाधान होता। लेकिन हम पालते क्या हैं, बीमारी, जो पिछली पुरानी प्रथा चली आ रही है, उस पर हम लोग चलते आ रहे। ऐसा होता नहीं होता है। एक अंधा था, तो वो रोटी बनाती थी, उसकी पत्नी, दोनों मिलकर के बनाते थे। तो दिखाई देता ना, ऐसे बनाते थे, और पीछे से बिल्ली जो है वो रोटी लेकर भाग जाती थी। अब बाद में बनाया 4 रोटी बनाए 5 खाने के लिए, ढूंढ रहे हैं तो 3 मिल रही, 2 भी मिल रही। अब समझ में नहीं आया, बनाते 5 हैं, रोटी जाती कहाँ पे है। तो किसी दिन बोले पड़ोस में, अंकल जी बैठे, जिनसे बोले कि अंकल जी ऐसी बात है, रोटी पता नहीं कहाँ चली जाती है, हम बनाते हैं डेली। तो अंकल जी ने सारी परिस्थितियों को देखा, बोले अच्छा बिल्ली ले जाती है। तो आप एक काम करना कि जब तुम्हारी पत्नी रोटी बनाएगी तो दरवाजे पे बैठ करके डंडा फट ऐसे मारते रहना, तो ना बिल्ली आएगी ना रोटी जाएगी। तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अब अंधे का बेटा अंधा थोड़ी होता है। तो जब उसका बच्चा हुआ तो उसकी आंख तो थी, जब उसकी बहू आई, उसकी पत्नी आई, तो
तो वो पत्नी जो है वो रोटी बनाती तो वो बैठ के दरवाजे पे डंडा मारता रहता था। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? लोग कहें पहले से चली आ रही है, जो पहले से चली आ रही है हम वही करेंगे। अरे भैया पहले लोग पैदल चलते थे, आज बाइक से क्यों चल रहे हो? बोलो। पहले लोग घर के बारे में नहीं सोच पाते थे, आज चंद्रमा पे क्यों जा रहे हो आप? पहले लोग कुदाल फावड़े से काम करते थे खेत में, आज ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो आप? बोलो साहब। पहले लोग नंगे घूमते थे तो आज कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो आप? है ना प्रश्न? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि समय परिवर्तनशील है और हमारे आने वाली पीढ़ी लगातार सीख रही है, आगे बढ़ रही है, तो आने वाली पीढ़ी का सपोर्ट करना चाहिए और सही चीज को मानना चाहिए जो तर्क संगत है, अंधविश्वास में नहीं। अंधविश्वास धंधे की जड़ है और आपके विनाश का कारण है। ठीक है? तमाम सारे बाबा बाबा होते नहीं, लिखा होगा आसाराम, राम रहीम, ये लोगों ने वशीकरण करके आपको तो बेवकूफ नहीं बना पाते हैं, महिलाओं को बना लेते हैं बड़ी जल्दी, और बनाने के बाद जो है शोषण करते हैं। एक तो जो है गलत काम कर भी करेंगे, दूसरे बार घर में जो पैसा होगा, अभी आपकी मैडम से मैं बोलूं कि मैडम जो है वो 100 रुपए दे दीजिए, संगठन चलाना है या कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई बाबा या कोई ऐसा अंधविश्वासी पुरुष आ जाए कि मैं जादू करूंगा तो तुम्हारे अगर बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर चुटकी से बता दे, तो मैं कह रहा हूँ महिलाएं अपने घर में बिना बताए जो 100 रुपए या 1000 रुपए दे करके उसको बोलेंगे हाँ बाबा जी दवाई दे दीजिए। ऐसा है कि नहीं है? तो जादू जो है ना ये बड़ा खतरनाक, और जादू तमाम लोग दिखाते जो है वो सब विज्ञान है, सब विज्ञान है, सब खेल है। ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब अगर गुरु और भगवान की मैं बात कर रहा हूँ तो गुरु श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो मुसलमान और हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको अच्छा नागरिक बनाना है तो गुरु चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। और अगर भगवान मदद करता भाई मेरी मदद नहीं की इसलिए मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, किसी की मदद किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी मदद अभी तक किसी भगवान ने नहीं किया है। और इंसान जो भगवान के रूप में पृथ्वी पर है उसने मेरी मदद की, मैं उसी को भगवान मानता हूँ। बात समझ रहे हैं? और कुछ भी हो जाए आप मेरे लिए, मैं आपके लिए। दो भाई में लड़ाई होगी, प्यार से बैठ के निपटा लीजिए, समझ से समझ आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई तो पूरी लड़ाई बढ़ती जाएगी, आधी पार्टी इधर हो गई, आधी पार्टी इधर, कुछ अंदर अंदर चलता रहेगा, उसको लड़ाएगा, और जब तक दोनों भाई मारपीट नहीं करके मजा नहीं ले लेंगे तब तक दूसरे को भी संतुष्टि नहीं होगी। ऐसा है कि नहीं? अक्सर गाँव में होता ही। और दूसरी बात क्या है, नहीं ये कमी इसकी है ना, ये कमी इसकी है। अच्छा दूसरी बात क्या, जो पुलिस वाला आता है, अभी मैं आऊंगा गांव का भला चाहता हूँ, बोलूँ भैया 2 अंगूर आगे पीछे कर लो, क्या लड़ाई झगड़ा करना, तो आप नहीं कहोगे, आप जेब में पैसा है, अच्छा इनको मैं परेशान कर दूंगा, देखता हूँ ये कहाँ तक जाते हैं। आप कहाँ जाओगे? थाने जा रहे हो ना, थाने में तो आपके मौसा जी तो बैठे नहीं ना, आप उसको जानते हो। बोलो, आप पैसा दोगे, 100 रुपए दिए तो आपकी बात सुना, 200 रुपए दिए तो उसकी बात सुना, 400 दिए फिर उसकी सुना, 500 दिए फिर उसकी सुना, और इसी में जो है अपना घर परिवार बेचना लुटाना शुरू। तो जज के पास जाओगे या किसी भी जो है ऐसे व्यक्ति जिलाधिकारी के पास जाओगे, जिलाधिकारी भी तो आपके बारे में नहीं जानता ना, उसके लिए आप बड़े कॉमन इंसान हैं, काम हो ना हो भी 2 दिन से जो है आपका कलेक्ट्रेट बंद पड़ा है। बताओ, संडे और मंडे, सॉरी सैटरडे और संडे 2 दिन कलेक्ट्रेट बंद है, जिलाधिकारी कार्यालय। संडे को बंद कर लो, सैटरडे काहे बंद करके बैठे भाई? तो हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और आप लोग पूरा 24 घंटा रातों दिन, रात में गाय खाते हैं और दिन में जो है खेतों में काम करते हैं। ये तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको आराम से सैलरी मिलती, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी बरसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका पानी बरसेगा तो अभी आप झेल रहे, देखो मिर्ची सब गायब हो गई, वही ना, इसका नुकसान कौन उठाएगा? डीएम को पता लेना देना है, नेता को लेना देना है। मतलब इस पृथ्वी पर कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान को भूख लगे, चाहे आरपी मौर्य को भूख लगे, या किसी नेता विधायक को भूख लगे, या किसी अधिकारी को भूख लगे, तो यही है खजाना, यहीं से निकलेगा। ठीक है ना? और जब यहीं से निकलेगा तो बताओ आप भगवान हुए कि इंसान हुए? भगवान से यही तो मांगते हैं, भैया मुझे दे दो, दे देने का मतलब देवता, जो देता है वो देवता। तो आप देवता होते हुए भी और आप बनते हैं देवता, आप लेने की सोच रखते हैं, है कि नहीं है? तो भैया वो भगवान है, हम तो गरीब आदमी, यही कहते हैं ना।
और इसी वजह से हम अभी लगातार परेशान हैं। खैर, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो गुरु यहाँ पर श्रेष्ठ होता है, ये तो आप मानते हैं। किसी को अगर डाउट है तो मुझे बता दें। तो मेरा कहने का मतलब है, इस पृथ्वी पर इंसान, जो इंसान है वही समस्या है और वही समाधान भी है। जो इंसान है वही समस्या, वही समाधान। अगर हम लोग नहीं होते तो कोई समस्या ना होती, ना समाधान करना पड़ता, ना हम यहाँ पे आते। गाय भैंस की कभी झुंड लगती, मीटिंग होती है, उनके लिए ना कोई खाना है, ना कोई कलेक्ट्रेट है, ना कोई प्रधान है, क्यों प्रधान जी हैं, और ना कोई प्रशासन है, जहाँ मर्जी आप घूम खा रहे, आराम जहाँ मर्जी सो, है कि नहीं है? तो इंसान अगर चाहे तो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, और अगर ना चाहे तो वो समस्या का समाधान कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, थोड़े दूर चल करके वो प्रयास कर सकता है, लेकिन अगर आपने उसका साथ लगातार रह दिया तो वो प्रयास बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए, टीचर की जो मैं बात कर रहा था, गुरु की, गुरु में सबसे बढ़िया गुरु अगर मैं बात करूं तो किसका नाम आप लेंगे? किसने समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया या बताया, रास्ता बताया कि ऐसे करो? कौन सा गुरु है आपके दिमाग में? कुछ है? बताओ किसी गुरु का नाम। भाई बच्चे के लिए तो माता पिता ही बैठे जाइए, कैसे बैठे? कुर्सी ले लेते आराम से, पैंट ढील हो जाएगी आप। तो मैं ये कह रहा था कि कौन सा ऐसा गुरु है, किसी गुरु का नाम बताओ जिसने बड़ी ईमानदारी से आपकी, अब गुरु इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जहाँ आप लोग बैठे हैं ना, हम भी बैठे थे, अन्यथा मत लेना मैं गुरु हूँ, लेकिन ये क्लास है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वैसे समाज पूरी तरह बच्चा है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे क्लास में अभी मैं बता रहा हूँ तो 4 बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, बाकी पिछड़ी आ जाएंगे, वैसे यहाँ की भी कहानी है। 3 को 4 को समझा पाऊंगा, बाकी टेंशन नहीं है, वो फिर वही काम करने लग जाएंगे जो करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता इस काम से आया उस काम से निकल गया। अच्छा, जब बच्चे से फीस लेते हैं तो डंडा लेकर भी पढ़ाया जाता है, और जब आपसे कुछ फीस ले ही नहीं रहे, हम तो बड़ी मुश्किल से आपको बुला पाए, भैया आओ बैठो, कुछ बताना चाहते हैं। अभी मैं आपको बोलूंगा तो थोड़ा कड़ी आवाज में बोलूंगा, ससुरे यहाँ पे आए हैं, फालतू निकल जाओगे, मैं क्या करूँगा? और ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दिया तो 100 नंबर पे फोन भी आपने कर दिया तो मामला कुछ और बन जाएगा, है ना? तो हमारे सामने बड़ी मजबूरी है, स्कूल के टीचर के सामने मजबूरी नहीं, ऊंची आवाज बात हो जाए, शांत बैठ जा, ऐसे बैठ जाएगा तो अगला बैठ जाए। अभी मैं बोलूँ शांत बैठ जा, भाई साहब नाराज हो जाएंगे, क्यों? तो हमारे सामने बड़ी मजबूरी है। तो मेरा कहने मतलब अध्यापक, अध्यापक का मतलब गुरु, और गुरु में आपने अगर नाम सुना होगा बुद्ध का, मेरे हिसाब से आपने किसको मानते हो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं जिसको जानता मानता हूँ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक बुद्ध है, बुद्ध एक राजा के बेटे थे, तो मानते ही हो। कपिल वस्तु लुम्बिनी उनका बड़ा साम्राज्य था। अब ये बुद्ध जो है शाक्य मुनि थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं ये मौर्य हैं और शाक्य इसलिए बात करते हैं। क्यों बात करेंगे भाई? ये प्रधान जी हैं, ये यादव जी हैं मान लेते हैं, तो यादव जी अगर महान काम करेंगे तो इनके पीछे यादव लगा के कोई सम्मानित करेगा? कहेंगे भाई यादव जी तो महान थे, यही कहेंगे ना? तो बात जाति बिरादरी की नहीं है, बात शुद्धता की है। और ये बुद्ध की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो बुद्ध ने जो समस्याएं आकलन किया, देखा समाज कितना परेशान है, सही क्या है गलत क्या है, कोई दुखी है कोई परेशान है, ठीक है ना? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं निकल पड़ा। बुद्ध के पास तो पूरा सोना चांदी जेवरात सर्फियां राजा इतना बड़ा साम्राज्य था, और छोड़ छाड़ के नंगे पैर निकल पड़े। नंगे पैर निकल पड़े ना साहब। अब अपना 2 बीघा खेत छोड़ करके नहीं निकल सकते हो, आपके नाती पोता है उनको छोड़ के आप नहीं निकल सकते हो, नहीं निकलोगे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य पत्नी और बच्चे तक छोड़ दिया, और जंगल जंगल भटक करके क्या ढूंढ रहे थे कि वो सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो इनसे पूछे उनसे पूछे उनसे पूछे उनसे पूछे, संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद जब पूछने की चरम सीमा पे क्रॉस हो गए, तब जो है उनको किसी ने बताया कि अगर आप तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे, तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। बैठ गए 6-7 साल तक तपस्या करी उन्होंने, कोई भगवान नहीं, समझ रहे ना? और वो तपस्या में ही जादू है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, तपस्या में ही जादू है। वो तपस्या तपस्या वो नहीं भगवान मिलने वाली तपस्या है,
वो तपस्या आप सुबह और शाम, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आंख बंद करके अपना ध्यान केवल अपने नाक पे केंद्रित करके बैठिए तो आप उतने ही चार्ज हो जाएंगे जितना तेजी से चार्ज आपकी बैटरी होती है। मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करते हो ना, सुबह शाम लगाए रहते हो, और मौका मिले तो दिन भर लगाए रखोगे। क्यों साहब? मौका मिले तो दिन भर लगाए रखोगे, लेकिन उतना छोटा सा मोबाइल को आप 20 बार चार्ज करोगे दिन में, और खुद को चार्ज करने के लिए सुबह शाम आपको 1 घंटे नहीं मिलते। तो वो चार्जिंग का मतलब भगवान बुद्ध ने 6 साल चार्ज किया था, और तब जाकर के वो सृष्टि के वास्तविक रूप को समझ पाए और जान पाए। कोई गुरु नहीं था। आप बैठिए 6 साल, आपको भी सब नजर आ जाएगा, सब, कोई भी बुद्ध बन सकता है, लेकिन 6 साल का टाइम कहाँ आपके पास? ना मेरे पास है ना आपके पास। 1 घंटे का तो आया नहीं, 6 साल तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जब वास्तविक चीजों को उन्होंने देखा समझा, एक्चुअली मैं बता देता हूँ थोड़ा गहराई में जाके, हम लोग कहाँ से आए हैं? 5 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग इस प्रकृति से आए हैं, तो प्रकृति में ही तो मिल जाएंगे आगे चल करके, जहां से आए वहीं चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कबीर ने बताया आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा है और ये पूरी सृष्टि परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। ये है कुछ नहीं, ये सब ऊर्जा का ही रूप है। बजरंगबली को आप मानते हो? क्यों मानते हो मुझे बताओ? क्योंकि बजरंगबली पावरफुल है। भगवान श्री रामचंद्र धनुष लेकर चलते हैं, मानते हो नहीं मानते हो? क्यों मानते हो? कि बलवान है, बलवान है ना। तो हमेशा लोग बलवान पुरुष की पूजा करते हैं, बलवान व्यक्ति की पूजा करते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो बलवान कोई कैसे बनता है? जब ऊर्जा उसके पास होगी तभी तो बलवान बनेगा। ऊर्जा का मतलब क्या? एनर्जी। एनर्जी का मतलब वही जो आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा नए लोग जो पढ़े लिखे होंगे, तो एटम और जो अणु और परमाणु के बारे में आप जानते हैं। दूसरी बात, ऊर्जा। देखो ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी से आप डरोगे? नहीं डरोगे, इसमें ऊर्जा है। अगर इसमें माचिस की तीली अभी लगा दीजिए तो ऊर्जा दिखाई देगी। हमारे अंदर ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है कि नहीं है? आपके खेत में, खलियान में, मिट्टी में, गोबर में, हवा में, पानी में, जो भी आप लेंगे सब जगह ऊर्जा विद्यमान है। और उसी ऊर्जा को ही बोलते हैं भगवान सब जगह, उसी ऊर्जा को भगवान बोलते हैं। तो उसी भगवान के तो पार्ट हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी, हर कोई है। लेकिन अब बात ये है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैं ये बुद्ध की बात सत्य की खोज किया, फिर उन्होंने पूरे संसार को बताया, और आज बड़ा गर्व होता है कि बुद्ध का नाम इंडिया के अलावा, ठीक है ना, पूरे विश्व में बहुत शान से लिया जाता है। इंडिया में भी लेने वाले लोग लेते हैं। और जिसने बुद्ध के मार्ग पर चला, ठीक है ना, वो समझ जाइएगा कि पूरा का पूरा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। मोक्ष जानते हैं? लोग बोलते नहीं स्वर्ग जाऊंगा, ये कहते नरक जाऊंगा मरने के बाद। नरक कहाँ है मुझे बताओ? नरक कहीं है? नीचे खोदो, नरक है? ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी गोल है, ये गोल है, देखो ये है ना गोल। और यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। नीचे अमेरिका है, यहाँ जापान है, यहाँ कनाडा है। जाओगे कहाँ? नीचे कहाँ पे भाई? चारों तरफ से पानी है, और यह पानी तो नहीं है, पानी जिसमें चिपका हुआ है ये हवा है, आसमान है। पूरे जो है ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ऐसे अटकी पड़ी है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, यही है ना। और पानी भी इसमें चिपका हुआ है, और हम लोग भी इसी में चिपके हुए हैं। हम कहते हैं नीचे जाएंगे, तो नीचे कहाँ जाओगे मुझे बताओ? खोदोगे तो इधर अमेरिका आ जाएगा। जब अमेरिका जाना होता तो हम ऐसे जाते हैं, हवाई जहाज से चक्कर लगा के जाते हैं। है पृथ्वी पर ही, तो नीचे तो कुछ है नहीं, पाताल लोक भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। और ऊपर की बात करोगे तो इधर खड़े होने वाला व्यक्ति ऊपर की बात करेगा तो इधर जाएगा, अमेरिका में खड़ा होगा तो कहेगा इधर जाएगा। तो ऊपर किधर है भाई? वो नीचे को ऊपर बोल रहा है, और हम ऊपर वाले को ऊपर बोल रहे हैं जहां पे हम खड़े हैं। जैसे ये इंडिया है, यहाँ खड़े हम तो ऊपर इधर है, और हमारे ठीक नीचे अमेरिका है। अमेरिका में खड़ा होने वाला व्यक्ति नीचे को बोलेगा मैं ऊपर जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे? तभी तो जब सूरज यहाँ चमकता है तो इतने पर उजाला होता है, इतने पे अंधेरा होता है। जब सूरज की लाइट नहीं पहुंचती तो अंधेरा ही होता है। तो ये सब विज्ञान है, जो बहुत दूर में जाएंगे तो जो है लंबा गेम हो जाएगा, पूरा विज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान नहीं, मैं सामाजिक शास्त्र की बात करूंगा। तो सत्य की खोज करके बुद्ध ने इन चीजों को वास्तविक रूप में बताया, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, ये सब चीजें आप जानते हैं। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले
तो बुद्धम शरणं गच्छामि, ठीक है ना, ये बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, फिर धम्मम शरणं गच्छामि, ये धम्मम, ठीक है ना। 3 फार्मूला उन्होंने दिया। अगर खाली भारत में 3 फार्मूला लागू हो जाए तो मैं बता रहा हूं कि समस्या ही खत्म हो जाए, लेकिन ये 3 फार्मूला लागू नहीं हो पा रहा है, कोई लागू नहीं करेगा। आजादी के 75वीं जो है वो जयंती मना ली गई, शोल्डिंग काल चल रहा है, अभी अमृत काल शुरू हो गया, आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले ही थे। 75 साल हो गया, अभी तक ये फार्मूला लागू नहीं हो पाया। आप मुझे बताओ, ये फार्मूला अगर गलत है तो मैं इसका विरोध करता हूं। बुद्ध ने कहा अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए, दिमाग पर, और दिमाग जो कहता है सही है वही करिए। थोड़ा सा जो है देख लेते दिमाग क्या कहता है। मान लेते हैं आप दरोगा है, थाने के थानेदार हैं और पैसा लेकर काम कर रहे हैं किसी गरीब आदमी का, तो दरोगा जी अगर अपने आप में चिंतन मंथन करें कि पैसा लेना गुनाह है या अच्छा है, तो दरोगा जी का दिमाग कहेगा नहीं गुनाह तो है, गुनाह तो है, लेकिन कहेंगे जान हमको क्या लेना चाहिए, पैसे तो आएंगे। बोलो, जो किसी का गला काटने जाता है, मारने जाता है, तो वो भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी करता है। चोरी करने जाता है तो भी जानता है मैं चोरी कर रहा हूं, फिर भी करता है। मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी बोलूंगा। नेता बन के जाते हैं, वोट लेकर जाते हैं, तो जानते हैं कि जनता को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन देते हैं। ऐसा होता नहीं होता। तो ये क्या है, दिमाग पे जोर दिया। मैं थानेदार को बोल दूं कि थानेदार आपको पैसे नहीं लेना, ईमानदारी से काम करना है, कब तक करेगा मुझे बताओ? जब तक हम कैमरा लगाएंगे तभी तक। तो अगर उसके दिमाग में कूड़ा बसा हुआ है तो कोई ना कोई और रास्ता निकाल ही लेगा। कहते नहीं बांधे बनिया बाजार नहीं लगते, कहावत है ना कि जबरदस्ती किसी को बिठाया नहीं जा सकता है। आपके दिमाग में अगर यहाँ बैठने का शौक नहीं है तो अभी आप कहोगे सर पेट में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा जो टॉयलेट आ रही है, कोई कहेगा भैंस जो है खेत में जाना है भाग रही है, कोई कहेगा खेत में हल लेकर जाना है, कोई ना कोई बहाना तो निकाल ही लोगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात क्या है, ये जब बुद्धि की शरण में आप जाते हैं तो सही गलत का आकलन कर पाते हैं, उसके बाद ये हमारे हाथ पैर तमाम चीजें जो हैं उसके अनुसार काम करती है। यही तो सत्य है, बोलिए। दूसरी बात क्या है, अगर बुद्धि हमारे पास हो गई तो ये बुद्ध ने कहा संगम शरणं गच्छामि। अगर समस्या आपके पास है तो एक व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको संघ बनाना पड़ेगा। संघ का मतलब लोगों का एक साथ होना, समूह में होना। सबसे पहले लोग आदिमानव थे तो लोग इधर उधर पैदा हुए और लोग जो जानवर से खा भी लेते थे उनको। जब लोगों ने लगा नहीं यहाँ शेर रहता है, डायनासोर रहता है, कुछ और रहता है, खा लेते हैं मुझको, तो लोग झुंड में रहना शुरू किए। अब देखो जो गांव आपका बसा हुआ तो झुंड ही तो है, ये समूह ही तो है, संघ ही तो है। लेकिन संघ ही अगर भंग हो जाए तब और अच्छा करेगा, मुझे बताओ हैं? तो ये संगम शरणं गच्छामि की बात इन्होंने करी, लेकिन अभी तक हम संघ में नहीं हो पाए। अगर संघ में रहना सीख गए तो हर समस्या का समाधान है। थोड़ा सा ले लूं उदाहरण, अगर एक दादाजी की कोई समस्या हो गई, थाने में चले जाएं तो पुलिस वाला इनका काम नहीं करेगा। और अगर इतने लोग सब चलो अभी एक साथ अभी 2 मिनट में करवाओगे। कल मैं जब्बू नगला में था, एक प्रधान जी हैं, वो जबरदस्ती जो है एक क्या कहते हैं रोड नपवा रहे दूसरे की खेत में से। एक तरफ 1 मीटर ले रहे हैं, दूसरे तरफ 3 मीटर ले रहे हैं खुदाई करने के लिए। तो गया था तो भाई लेकर आ गया, बोला सर ऐसी बात हमारे खेत में हो रही। हमने प्रधान जी को बोला, मैं कहा सर उसको रुकवाओ, तो पहले उसको नपवाओ तब काम करो। तो प्रधान जी मेरे अकेले की वजह से नहीं बात कर रहे हैं मेरे से, या मेरे से डर रहे हैं समझो, या तमीज से बात कर रहे हैं, या मेरी बात को मान रहे हैं। उनको पता है कि आरपी मौर्य का मतलब है संघ, आरपी मौर्य का मतलब है संघ। और अगर हम आरपी मौर्य को छेड़ेंगे तो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, हजारों हो सकता, लाखों लोग अगर आ जाएं तो हम कहाँ बच के जाएंगे? बोलो साहब, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम। लेकिन अकेले आप बात करोगे कभी कहेगा कौन बात कर रहे हो, उनकी कौन बात करेगा? पप्पा के लड़के, बुआ के लड़के, भतीजे के लड़के, ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा? जरा तुम बहुत नेता मत बनो, आओ तुम्हारा भी हम वही देख लेंगे, ऐसे बोलेगा। क्यों साहब गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? तो व्यक्तिगत। अच्छा दूसरी बात, यही गांव में चले जाइए,
अगर दादाजी के साथ कोई घटना हो जाए, ठीक है ना, आप भाई साहब खड़े हो जाइए, प्रधान ना हो अगर। इनकी बातें इनको बोलने दे, ऐसे बोलेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर सारे लोग यही सोच के चुप रहे तो दादाजी को कोई उठा ले जाएगा। लेकिन सारे लोग लाठी निकाल के खड़े हो गए, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा घर एक है, अभी कोई हाथ लगा के दिखा। पुलिस वाला अभी आए तो दादाजी को पकड़ के ले जाने लगे, दादाजी की छुट्टी बट्टी गायब हो जाएगी, भाई कोई बात हुई होगी। लेकिन चार लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो भाई रुको रुको रुको, किस लिए, क्या अपराध किए इन्होंने, कुछ ना कुछ बोलेगा। अरेस्ट वारंट है कि नहीं है, दिखाओ अरेस्ट वारंट है आपका, क्या किस जुर्म में ले जा रहे हो मुझे बताओ। अगर इतना पूछ लोगे तो पुलिस वाले छोड़ के भाग जाएंगे। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अरेस्ट वारंट बहुत कम होता है, वो जबरदस्ती खींचा खाची करके रुपये कमाते रहते हैं, यही है ना। तो मेरा कहने का मतलब दादाजी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं तो बोलो, कम से कम समस्या का समाधान तो हो, और कभी वो आपके लिए कभी आपके लिए। तो एक संग हो गया। दूसरा है धम्म की बात करें तो धम्म का मतलब होता है नीति नियम कानून से। जैसे मनुष्य को चलाने के लिए, मनुष्य को आगे ले जाने के लिए कुछ नियम कानून तो होते हैं ना। नियम कानून में बुद्ध ने पंचशील का आपने नाम सुना होगा, पंचशील। पंचशील को कौन कौन मानता है अगर पूछ लूं तो बहुत मुश्किल से लोग एक दादाजी का हाथ उठाए। इंडिया में पूछ लूं, इंडिया की बड़ी महफिल हो तो वो भी जो है हाथ उठाने से जो है मतलब हाथ नहीं उठा सकता, ये समझिए। यहाँ तक कि हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा हाथ उठाऊं तो कहीं फंस न जाऊं। पंचशील का मतलब ये क्या है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। बताओ कौन झूठ नहीं बोलता? हम ही खुद ही कहते हैं कि भैया अगर किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल दो थोड़ी देर के लिए, झूठ तो नहीं बोलते। लेकिन अगर कहीं किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल दो। समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन बुद्ध ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आप पंचशील को तोड़ोगे, न कि आदत ही है आपकी पंचशील तोड़ने की। दूसरी बात क्या है? बुद्ध ने कहा व्यभिचार मत करो। ये व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब जानते हो? पराई स्त्री को बुरी नजर से मत देखो, पराई स्त्री को बुरी नजर से ना देखो। तो आप बताओ, बदायूं ले लो चाहे पूरा इंडिया ले लो, बहन बेटियों को आप 6 किलोमीटर तक भेज सकते हैं फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ? बोलो, नहीं भेज सकते हैं। मतलब अपनी बहन को देख करके उतना जो है उनको मतलब उनके प्रति जो है एक तरीके से भक्ति भावनाएं रखते हैं, और दूसरों की बहन को जब देखेंगे तो उनका मन विचलित हो जाएगा, है? मुझे जरा पुलिस वालों की कहानी, अभी उन्नाव की घटना थी, कहानी थी उन्नाव की घटना। एक लड़की कांस्टेबल थी, पुलिस पूरा थाना उस पर जुट गया। सोचिए जरा, एक थाने में मैं गया, यहीं पे उन्नाव की साइड में था, एक्सीडेंट हो गया था, हमारे एक मित्र थे, वो शिल्पी के पति थे। तो बाद में उनकी मोबाइल खो गई, उसके लिए मैं कंप्लेन करने गया तो रास्ते में इतनी बड़ी लड़की थी, भूली भटकी गई लड़की थी, उसके साथ पुलिस वाले बदतमीजी से मतलब पेश आ रहे थे, खेल खिलौना करने की बात चल रही थी वहाँ पे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मैं अपने काम से गया था और क्रांतिकारी बनने नहीं गया था, टीम लेकर नहीं गया था, मेरे तो कुछ और होता। और फिर हर चीज़ का समाधान तुरंत नहीं होता है। मान लेते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बदमाश है, निकम्मा है, तो आप तुरंत ही लड़ जाओगे? कैसे लड़ जाओगे भाई? उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिस्टम में पूरे देश के अंदर व्यभिचारिता चरम पर है। मैं आपको अच्छी बात बताकर फेमस नहीं हो सकता हूं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वाले, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, पता नहीं कौन कौन से कपूर, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं, क्या है, अंग प्रदर्शन करके फेमस हो जाते हैं। क्या है मुझे बताओ? देखता कौन है? हम ही आपको देखते हैं, हम ही आप देखते हैं ना, और हम ही आप लाइक भी करते हैं। और आज तो मोबाइल आ गई है, पहले लोग टीवी में देखते थे, अब तो मोबाइल आ गई है, चारों तरफ शेयर चलता रहता है, करोड़ों में बिलियन में पता नहीं कितने कितने बढ़ रहे हैं, और हमारे युवा लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। भाई 1 घंटे में आपको दे रहा हूँ, टाइम तो मेरा जा ही रहा ना, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तीसरा हो गया क्या है कि शराब मत पीना, ये शराब मत पीना। अब बताओ शराब कौन नहीं पीता?
गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन ये फैशन और पैशन बन गया देश का। आम जनता तो धुआंधार जो पीती है, नेता मंत्री जो आपके देश का संचालन कर रहे हैं वो भी पीते हैं। तो बुद्ध की बात को कौन मान रहा है? आगे तो बताइए साहब क्या है? ऐसी वाणी मत बोलो जो किसी का आया तो गाली गलौज मत करो। गाली गलौज मत करो। हाँ, किसी की हत्या मत करो। एक ही हो गया। वो जीव इंसान एक और? है। हम ऐसी वाणी किसी मत बोलो जो चोरी किसी का ना आया करो। तो चोरी की, हाँ चोरी हो गया, नहीं वो ठीक नहीं, किसी का आया तो चोरी वाला हो गया, ये ठीक है ना। झूठ व्यभिचार 5 हैं, शराब और किसी की हत्या, और अगला है चोरी। बिना पूछे किसी भी चीज को किसी की रखी हो मत लेना। सम्राट अशोक को आप जानते होंगे, उनके जमाने में फिर ताला खुला रहता, रातों रात कोई छूता नहीं था। लेकिन अब जो 1 मिनट के लिए गाड़ी खोल के आ जाइए, भी देखिए लाख तोड़ देते हैं। अगर लाख खुला है तब क्या होगा, सोचिए जरा एक बार। कहीं साइकिल खड़ी करके आ जाइए 2 मिनट के लिए। एक बार वो एक कवि था, बहुत बढ़िया बोल रहा था, कुमार विश्वास, कह रहा ऊपर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इस मामले में। चौराहे पे साइकिल खड़ी करके आ जाओ, 2 मिनट में भी गायब हो जाएगी। तो किसी की हत्या मत करो। अच्छा, हत्या मत करो का मतलब क्या है? मीट मछली लोग खाते तो हत्या ही होती है। दूसरी बात क्या है कि आए दिन अगर जमीन जायदाद के लिए न जाने कितने लोग मारे जा रहे नहीं मारे जा रहे। किसी की सिक्योरिटी है, कोई किसी को गोली मार दे तो उसका क्या कंक्लूजन है? रिजल्ट निकल के आता, पुलिस वाला खाली FIR लिख लेता, उसके बाद होती रहती, पैसे का लेन देन चलता रहता, बस ही। तो ये भगवान बुद्ध ने ये 5 चीजें बताई। अगर इसका आचरण इस देश के अंदर हो जाए तो समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन इसका आचरण ना आप करने को राजी हैं, और जो आपके ऊपर शासन प्रशासन चला रहे हैं वो तो आदी ही हैं, वो तो आदी ही हैं आपकी बर्बादी का। और जितना आप बर्बाद हो जाओगे उतना वो सत्ता में विराजमान रहेंगे, क्योंकि आपको ही तो बर्बाद करके पैसा आएगा। अगर आप बनोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मजबूत बनेंगे और हमारे बराबर बैठ गए, मीन्स नेता मंत्री के बराबर बैठ गए, तो नेता मंत्री को कौन पूछेगा साहब? मुझे बताओ, नहीं पूछेगा ना। इसलिए शासन की नीति ये है कि समाज को जितना ज्यादा प्रताड़ित करो, जितना ज्यादा जो है परेशान कर दो, मतलब भूखा रखो, नंगा रखो, उतना बढ़िया शासन व्यवस्था चलेगी। ये राज की नीति है, समझ गए ना? ये राज की नीति है। तो इस नीति के खिलाफ बुद्ध थे। ये बुद्ध जो है इस नीति के खिलाफ थे। इन्होंने मानवता की बात करी, और एक जो है शोषण की जो बात करने वाली व्यवस्था है, ये शोषण की व्यवस्था ये बड़ी जबरदस्त है, ध्यान रखना। शोषण की व्यवस्था करने वाला RSS, जानते होंगे आपने, बड़ा भारी संगठन है। इसी ने बुद्ध से शिक्षा लिया। कौन सी शिक्षा चुराया? पंचशील नहीं चुराया। उसने कहा संघं शरणं गच्छामि, तो इसने संघ बना लिया। ये संघ ही है। RSS जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक संघ है ना। देखो तलवार मैं आपको दे देता हूँ, हमने कहा भाइयों एक ही तलवार सबको दे करके जा रहा हूँ, अपनी रक्षा करना, कभी कुछ हो गया। अब आप उस तलवार को लेकर गला काटने लग जाओ तो गलती आपकी है मेरी है? तो भगवान बुद्ध ने कहा संघ बनाओ। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए बनाओ, समाज के उत्थान के लिए बनाओ, लोगों की खुशहाली के लिए बनाओ। तो इसने बनाया जो संघ, वो संघ बनाया शोषण करने के लिए। और शोषण में बनाया ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बना दिया। देखो आदमी को बांट दिया, बांटा नहीं बांटा, ये पहले से चली आ रही है, उसी को उसने हवा दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मुझे लग रहा है यहाँ जितने बैठे होंगे लगभग शूद्र ही होंगे। अगर ब्राह्मण कोई भाई है तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन व्यवस्था यही है, ठीक है। तो अब बताओ ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था अनवरत चलेगी? मतलब किसको? ब्राह्मण, मान लो मुझे ब्राह्मण आपने बना दिया, मैं तो खुश हो गया, ठीक है। तो शूद्र बना दें आपको तो आप खुश रहेंगे? या उल्टा कर दो थोड़ी देर के लिए, मेरे को शूद्र बना दो, 6 महीने में ब्राह्मण रहा, 6 महीने शूद्र रह जाऊंगा, अभी देखो चलेगा क्या? मतलब जो ऊपर रह गया ऊपर ही रह गया, और जो नीचे रह गया वो नीचे रह गया, हैं? और इन शूद्रों को आजकल दलित बोलते हैं ना, दलित,
ये दलित वर्ड बड़ा भयानक हो गया। जब एक्सीडेंट होगा कहीं पर या कहीं कोई मारा वारा जाएगा तो कहेगा कि जो है दलित की हत्या हुई, कहेगा दलित की हत्या हुई, हिंदू की हत्या नहीं हुई। और इसी को पूरे को हिंदू बोल दिया। और अभी आजकल लड़ाई लड़ रहा है हिंदू राष्ट्र की, ये राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र है क्या? लागू तो है ब्राह्मण व्यवस्था। और कौन सा राष्ट्र बनाओगे भाई? हैं? और कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? लागू तो है ब्राह्मण व्यवस्था, और क्या चाहते हो? भारतीय संविधान को मिटाना है, यही कहना चाहते हो ना इनडायरेक्टली? तो सीधा बोलो ना संविधान से नफरत है, अभी देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा सीधा। लेकिन उसको नहीं कह सकते कि संविधान मिटाना है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कितनी चालाकी से इन चतुर लोगों ने, और चतुर लोगों में कम नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपकी बात करूं कि ये ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण में 50% ब्राह्मण चालाक हैं और 50% ब्राह्मण जो है वो शूद्रों की जिंदगी जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, समझ रहे ना? उनको पता ही नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये 50% जो चालाक ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने ये संघ का संचालन किया और इसको बनाया और व्यवस्था ये लागू किया और अभी और ये परमानेंट नहीं, ध्यान रखना। अच्छे का घमंड चूर कर देती, ये नेचुरल पावर है, ये ज्यादा दिन चलने वाला भी नहीं है। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। आप लोग जब तक सह रहे हैं तब तक सह रहे हैं। आने वाली पीढ़ी सुनने वाली नहीं है इनकी, आने वाली पीढ़ी को सुनने वाली नहीं है। उनको शूद्र को तो भी नहीं, किसी नए लड़के को अभी तो थप्पड़ खींच के मार देगा, मारेगा नहीं मारेगा? है तो इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। अब देखो ये जो संघ होता है, मैं आपको बता दूं, ये किसी भी समाज की माँ होती है। क्या होती है? माँ। जैसे आपकी माँ होती है। अगर आपको माँ है, हमारे पास माँ है, आपके पास माँ है, तो देखो कितना बढ़िया पालन पोषण होगा। और जिस बच्चे की माँ ना हो तो उस बच्चे को वो बचपन मिलेगा, वो परवरिश मिलेगा। पिताजी क्या करेंगे? माँ का प्यार दे पाएंगे? संभव है? नहीं संभव है। तो ये संगठन जो है वो माँ है। और इसके बाद जो है इसी संगठन वाले ने ये बीजेपी बना लिया, इसी संगठन वाले ने कांग्रेस बना लिया, इसी संगठन वाले ने अभी नई पार्टी आ गई है आम आदमी पार्टी, आजकल चर्चा में खूब होगी, आपने देखा होगा। ऐसे कई सारी पार्टियां जो है इसकी बन रही हैं। समाज को चलाने का तरीका बता रहा हूं। तो संघ के माध्यम से ये धार्मिक रूप से आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। ये आप हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, आप छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, आप लगे रहना, कुछ और मत सोचना, दिन भर जय श्री राम बोलना, जय श्री राम बोलना। जबकि मैं बता दूं कि जय श्री राम से मुझे दिक्कत नहीं है, कोई कौन क्या मानता है इससे मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन तू मुझे क्यों बताएगा जय श्री राम के बारे में? बता मुझे। हम हिंदू हैं ना, हम मिल लेंगे जय श्री राम से, हम मिल लेंगे जय हनुमान से। तुम बताने वाले कौन हो? तुम ठेकेदार बनते क्यों, मुझे बताओ। लेकिन वो ठेकेदार बनता, कहता मानो। अभी मंदिरों में आप चले जाओ ना, आजकल मैं मंदिर खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं चढ़ाया ना तो मैं बता रहा हूँ बैठा पंडित गाली देने लगता है। तो चलो लोग निकलो यहाँ से, फालतू घूम रहे हैं, डांट के पैसा लेते हैं आजकल। तो बिना पैसे के कुछ नहीं चलता साहब। आरपी मौर्य भी नहीं चलेगा, ना देश चलेगा आपका, ना थाना चलेगा, ना पुलिस चलेगा, ना कमिश्नरी चलेगी और ना मंदिर चलेगा। तो बताओ अगर आपको 2 थप्पड़ किसी ने मार दी जाए तो आप मंदिर जाओगे या थाने में जाओगे? तो थाने में तो पैसा ना, अगर देना है तो वहां जाओ। अगर देना ही आपको पैसा है तो वहां दो। और मंदिर में जब आपने दिया तो कभी किसी ने आपकी मदद करी? अभी आजमा के दे। तो बात ये नहीं है, बात ये है अगर ब्राह्मण वास्तविक मार्ग को अनुसरण करता और वास्तव में वो मतलब भगवान को भगवान मानता तो हम भी मान लेते। लेकिन तो भगवान का जो है वो सब केवल पैसे लूटने के लिए कर रहे। पैसे लिए आपसे। अभी आपने कहा दादाजी कार्यक्रम कर रहा हूँ 50 रुपए दीजिए, जरा 50 रुपए सारे लोग निकालो। अभी 3 बार भरोगे, अभी ये भैया की करवा दूं और हर घर से जो 1 टीन का तेल मंगवा लूं और 10 किलो चावल और राशन मंगवा लूं, ये सब दे जाओगे। गलत बोल रहा हूं? सही? हम आपके उत्थान के लिए काम करने जा रहे हैं, आपके विकास के लिए। आप मुझे नहीं दोगे, जब मुझे नहीं दोगे तो फिर विकास कैसे होगा? मुझे बताओ। गलत जगह पे जा रहा है आपका पैसा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर, तो इसने जो है ये पार्टियां बना ली हैं। अब ये पार्टियां होती हैं पिता, समाज का पिता, समाज की माँ, समाज का पिता। अभी हो गए माता और पिता। तो बताओ ये आरएसएस वालों ने जब बनाया तो माँ तो बना लिया अपने लिए और कहता सबकी माँ है।
कहता सबकी है। कभी सौतेली माँ दूसरे बच्चे को बराबर का दूध पिलाई है आज तक? मुझे बता दो, कभी पिलाई हो तो मुझे बता दो। सौतेली माँ का नाम ही कैकेयी को देख लो, कहता दूर मत जाओ। रामायण में कैकेयी का रोल देख लो। तो माँ इसकी है, बनाया इसने है, और इसने कई सारे पति बना लिए, बदल बदल के आ रही है, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। जब जनता इससे थक जाती है तो कांग्रेस को बोलेगी तू सामने आ जा, मैं तेरी पत्नी हूं। जब इससे थक जाएगी कहेगा तू आ जा, जब इससे थक जाएगी कहेगा तू आ जा। ये देश में व्यवस्था चल रही है, और इससे ये 90% जो है समाज, 90% समाज आपका इसमें नहीं है, मात्र 10% समाज का ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो 10% जो है वो पूरे देश पे राज कर रहा है, राज। बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया क्या? 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा, 90 भाग हमारा। और बाबू जगदेव प्रसाद की बात माने वाले काशीराम साहब आए, उन्होंने इसी को 85-15 का आंकड़ा दिया, ये 15 का आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 15% शोषण कर रहे हैं और 85% लोग परेशान हैं। अब बताओ मुझे, दिल्ली पहुंचने वाली जो पार्टियां, इन पार्टियों के नाम बताओ सबको। इसमें से सब इसी में से मिलेंगे, आप लगा के देख लो, सब इसी में से मिलेंगे। अब इनके पीछे जानते कौन? मोटे मोटे आदमी लगे रहते। नरेंद्र मोदी के पास जब पैसा नहीं था, किसके पास गए मुझे बताओ? अडानी अंबानी के पास गए। आपके पास नहीं आए भैया पैसा दे दो, चुनाव लड़ना है, क्योंकि आप दोगे 10-10 रुपए दोगे, 10-10 रुपए वो जिंदगी भर बटोरते रहेंगे, नहीं पूरा होगा। वहां के खजाना लेकर आ गए और कहेंगे ठीक है नरेंद्र मोदी पैसा तो ले जाओ, लेकिन सरकार बनाओगे तो काम हमारा करोगे, जनता का काम नहीं करोगे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जनता का काम बंद, अडानी अंबानी का काम शुरू। बड़ी आपको लग रहा होगा हल्की बात है, ठेका आता है ना, सब ठेका, करोड़ों करोड़ों का ठेका आता है, अरबों अरबों का ठेका आता है, रोड बनाने का, सोलर लाइट लगाने का, ट्रेन का, रोड बनाने का, बहुत बड़े बड़े ऐसे ठेके आते। कंपनियां दिन भर कमा रही हैं और आप लोग जाके टोल टैक्स वगैरह दे रहे हैं। एक पेट्रोल पंप कोई लगवा के दिखा दे, बिना राजनीति के लगा के दिखाओ कोई। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, कह दो मैं यही रोड में पेट्रोल पंप लगाऊंगा, मैं कह रहा हूं आपका पेट्रोल पंप पास ही नहीं होगा बिना राजनीति के, पास करवा के दिखाओ। तो वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोल के गए कि सत्ता हर ताले की चाबी है। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला सत्ता हर ताले की चाबी है, तो इसने माना, इसने माना। और हमारे लोगों ने कहा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो दलित थे, उनको कुछ पता ही नहीं, भगवान थोड़ी थे। अभी बोलने लग जाओ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तुम्हारे भगवान हैं, तो भगवान काहे को थे भाई? तो किस बात के भगवान थे? तो तलवार थोड़ी लिए थे, बंदूक थोड़ी लिए थे, धनुष थोड़ी लिए थे, हैं भाई? तलवार बंदूक और धनुष की बात आप करोगे तो लोग डरते हैं। भगवान बुद्ध की बात कर लो, शांति मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो लोग कहते हैं इनसे डरने की क्या जरूरत, उनके कंधे पर चढ़ के बैठ जाते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? मैं पंचशील नहीं मानूंगा, क्या उखाड़ लेंगे? भगवान बुद्ध बताओ। भगवान बुद्ध ने कहा मरो या जियो, ये तुम्हारा काम है, हमारा काम था बताना। अगर मरना चाहते तो मरते रहो, हम तो भाई आजीवन जिंदा रहेंगे नहीं, तो बता के रास्ता चलेंगे, चलना ना चलना आपके ऊपर। समझ गए? तो ये 85% लोगों की अगर मैं बात करूं तो 85% लोग जो है, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से परेशान है, तब से परेशान है। दिल्ली पहुंचा कोई, आगे पहुंचेगा कोई? अगर उम्मीद हो तो मुझे बता दो, हम लोग साथ चलते हैं। कोई नहीं पहुंचेगा, अभी कोई प्लान योजना नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। तो ये तो शोषणकारी व्यवस्था आरएसएस की चली रही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बसता है एससी, जिसको बोला गया एसटी, और अगला है ओबीसी। ये ओबीसी है, ये पूरा का पूरा देश में 90% है, 90% एससी एसटी ओबीसी है। तो दिल्ली तो इसको पहुंचना चाहिए था। वोट भी है इसके पास, नोट भी है इसके पास, है कि नहीं है भाई? 10-10 रुपए अगर आप दोगे, मैं मौर्य हूं, मैंने सर्वे कराया था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ मौर्य हैं, ठीक है? मैं कहता हूं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम करना, हर घर से 1 रुपया मुझे दो, हर घर से 1 रुपया डेली, महीने में 30 रुपया, तो 1 करोड़ तो परिवार तो होगा ना, तो महीने में 30 करोड़ रुपया आएगा। तो पार्टी चलाने में क्या दिक्कत है? और मेरे पास इतना पैसे थोड़ी मैं लाके अपना घर बेच के पार्टी चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा भाई? काम आपके लिए कर रहा हूँ, और घर बेच के आऊंगा अगर
या अपना पैसा लगाऊंगा तो फिर वही बात हो गई, वोट लेकर के फिर जाके बेचूंगा जिससे पैसा लेकर आऊंगा हैं, और जनता से पैसा लूंगा तो जनता के लिए काम करूंगा, सीधी सीधी बात है। भाई ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी आपके वोट से बने, दोबारा फिर बनेंगे? ये कह सकते हैं मैं दोबारा फिर बनूंगा? ये नहीं कह सकते, आप जब चुनोगे तब बनेंगे, है ना? जब आप चुनोगे तब बनेंगे। ये नहीं कह सकते ये मेरा गांव है, मैं प्रधान आजीवन रहूंगा, कह सकते हैं साहब? नहीं कह सकते। अखिलेश यादव हटा के दिखाओ, अखिलेश यादव को बोलो भैया अब तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहोगे, कोई माइक वाला हटा के दिखा दो साहब। सोनिया गांधी का बेटा बेटी हैं राहुल गांधी, पार्टी चल रही कंपनी के रूप में चल रही है, एकाधिकार व्यक्तिवाद, उनको हटा के दिखाओ, हटा के दिखाए कोई माइक लाल? मायावती को कोई हटा के दिखाए? हटा सकता है? तमाम और पार्टियां हैं ऐसे जो व्यक्ति के नाम पे पार्टी, पार्टी का मतलब आजकल हो गई कंपनी, और जब कंपनी चलेगी तो कंपनी की तरह काम करेगी, समाज के लिए काम नहीं करेगी। हमने बड़ा एनालिसिस किया इसमें, हमने कहा देखो बीएसपी ले लो, बीएसपी ले लो, ठीक है, एसपी ले लो, समाजवादी पार्टी, और कौन सी बनती है, एक दो मौर्यों की पार्टी आई है, जन अधिकार पार्टी, पता नहीं क्या क्या दो तीन, ठीक है, एक महान दल आपके यहाँ चलता है, हाँ ये महान दल ले लो, समझिए नहीं? तो ये सब इसका मालिक कौन है बताओ? बहन जी हैं। इसका मालिक कौन? अखिलेश है। इसका मालिक कौन है? बाबू सिंह है। इसका मालिक कौन? केशवदेव। तो एक व्यक्ति के परिवार के लिए पूरा समाज वोट दे दे, बताओ ये सही है? मुझे बताओ भाई। चलो ठीक है, बहन जी कहती हैं कि भैया एक बार मुझे मौका दो, 5 साल हम काम करेंगे, अगली बार आप लोग जिसको चुनोगे वो बनेगा, और तो मैं अभी लग जाऊं, तुरंत लग जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। या केशवदेव बोल देता, केशवदेव ने मिलकर तो चुनाव लड़ाया, अपने बेटे बेटी को उतारा नहीं उतारा। उसके बाद मान लो अखिलेश भैया से गठबंधन कर लिए, तो अखिलेश भैया से गठबंधन कर लिए तो ना अखिलेश भैया अपने समाज से पूछने आए कि भैया मैं इनके साथ गठबंधन करूं कि ना करूं, और ना इन्होंने अपने समाज से पूछ के अखिलेश के साथ गठबंधन किया। नहीं किया ना? क्या किया ये कि भाई दोनों लोग बैठे तालमेल बनाए, वो बोले मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, पैसा चाहिए, ले फॉर्च्यूनर ले पैसा ले जा काम कर, ठीक है, काम किया। उसके बाद जब काम नहीं सेट हुआ तो फॉर्च्यूनर भी छीन लिया। भाई जब काम बिजनेस के तौर पे हो रहा है तो अगर मेरा काम नहीं होगा तो फॉर्च्यूनर तो मांगना लॉजिमी है ना, वो तो मांगेगा ही अगला। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कहो कि बीएसपी SC ST की पार्टी है, मैं नहीं मानता, आप भले मानेंगे। SC ST की पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि मायावती के अलावा किसी के लिए विकल्प नहीं है। यहाँ पर कोई SC भाई हो जाए और कह दे बहन जी मैं SC हूँ और इस बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं कह रहा हूँ कि मायावती का असली रूप देखने को आपको मिल जाएगा। कोई यादव भाई हो और समाजवादी पार्टी में जाकर के बोले अखिलेश भैया तुमसे बढ़िया वक्ता हूं मैं, आप हटो, हम करके दिखाते हैं। हटा नहीं सकोगे जिंदगी भर। अगर हटा सकते तो समाजवादी पार्टी के चाचा अखिलेश यादव के चाचा का नाम है शिवपाल यादव को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी धारणा आ गई है कि अखिलेश भैया तो यादवों की पार्टी चला रहे हैं। अखिलेश भैया यादवों की पार्टी नहीं चला रहे हैं, अखिलेश भैया अपना घर चला रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग खेत खलियान में दिन भर लगे रहते हो, वैसे वो भी दिन भर लगे रहते हो। राजनीति जो है वो बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र है और वो बिजनेस वो कर रहे हैं। बस आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस है। इसके बाद आ जाओ, ये है या ये जो है ये पैसा जब पाया तो चारपाई पे बैठ के लेट के कूद रहा था। समझ रहे हैं ना? और बोला राजनीति में देखो इतना पैसा आता है। तो एक व्यक्ति की पार्टी है, तो एक व्यक्ति की पार्टी और एक व्यक्ति के संगठन को अगर आप सपोर्ट करोगे तो देश की समस्या का समाधान नहीं है तो बताओ मुझे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी जरूरत क्यों पड़ी, मेन प्रॉब्लम ये थी। और बात जरूरत की, हम सोचे क्यों, हम लोगों ने सोचा क्यों? सोचा इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे थे, थोड़ा दिमाग चलता था। अगर अनपढ़ होते तो कहीं भैंस और खेत खलियान में लगे होते, टेंशन ही नहीं होती। जैसे सब लोग रह रहे वैसे हम भी रहते। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, जैसे ये भाई साहब बैठे, मेरे भैया जी हैं, वो थोड़ा टेक्निकल माइंड रखते हैं। तो उनकी बारात में क्या हुआ, तो बारात उनके लेकर गए थे हम लोग, तो वो क्या कहते हैं जनरेटर खराब हो गया, समझ गए ना?
अब वो मैकेनिक आके बना रहा है, वो बन ही नहीं रहा है, और सब गर्मी के मारे परेशान। और ये जो है अपने साथ साथ जन दूल्हा बनकर बैठे, अब इनसे नहीं रहा गया, वो जाकर के वो जनरेटर सही करती। समझिए ना भाई, जो जानेगा इंजीनियर है वो बीमारी को तभी तो पकड़ेगा। अबे भाई साहब बैठे हैं, पंखा बनाना जानते हैं, ठीक है, मैं पंखे में लगाऊं, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, अभी कूद के चढ़ जाएंगे, रुको रुको। तो बात यहाँ पर है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास टैलेंट है, तो अपने सामने आप कुछ गलत होते नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों को सोचना पड़ा। तो हम लोगों ने तो संघ जो बनाया, ये तो संघ का मतलब ये हमारा 2 संगठन चल रहा है। एक तो इनेलो, आप YouTube पे सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, अगर आप लोग पास फोन है सर्च कर सकते हैं। और दूसरा ये है स्पाइफी, SPYFI, इसी के चलते एक कार्यक्रम अभी हम लोग यहाँ बधाई में आयोजित कर रहे हैं। तो इनेलो जो है ये संगठनों का महासंगठन है। संगठनों का महासंगठन का मतलब वर्तमान में अभी इसमें 175 छोटे बड़े संगठन काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। हमने कहा देखो छोटे छोटे संगठन है, इसमें कार्ड में भी ये कई सारे संगठन के नाम लिखे हैं। छोटे छोटे संगठन मान लो प्रधान जी गांव में बना लेते हैं, जब प्रधान जी गांव में संगठन बना लिए तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ बनाने की, मुझे क्या जरूरत है यहाँ बनाने की, बताइए आप। भाई प्रधान जी के साथ मिल जाते हैं, जिन लोगों को इन्होंने सदस्य बनाया है उन्हीं के साथ हम भी मिल। भाई प्रधान जी अगर मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं तब मेरी जरूरत है। अगर ये भी कह रहे हैं भैया मैं मानव एक समान की बात कर रहा हूँ, सभी के अधिकार सम्मान की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी इन्हीं के बगल में आकर के एक संगठन बनाऊं, इसका मतलब समाज का विखंडन हो जाएगा। इसलिए हम विखंडन नहीं चाहते हैं। तो जहां पे जो जैसे संगठन चल रहे हैं उनको साथ में लेकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये संगठन जो है ये तो हमारा बहुत पहले का संगठन है, ये हमारी सोच की सबसे पहले उत्पत्ति सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और इसी के चलते हुए बनाए हुए 5 अक्टूबर को कार्यक्रम है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अब ये तो हो गया संगठन। अब संगठन में हम जो जिस माँ की कल्पना कर रहे थे वो माँ हमारी बन चुकी है, बात समझे? जिस माँ की हम कल्पना कर रहे थे वो माँ को हम लोगों ने बना लिया, और इसमें अकेला आरपी मौर्य नहीं है। आरपी मौर्य सिर्फ इस सिस्टम का एक पार्ट है, एक कण है। और हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे मैं 20 साल 30 साल के बाद काम नहीं कर पाऊंगा, अभी अंकल जी को मैं दौड़ाऊं, दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो इनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इनके ना रहने पर भी वो सिस्टम चलता रहे, आने वाली पीढ़ी उसको चलाती रहे। तो वो सिस्टम मैं पार्टी के बिहाफ पे बताऊंगा। ये संगठन में भी ऐसा ही प्रोसीजर है। तो एक तो ये आपका संगठन है, आप लोग इसको जानिए समझिए, और संगठन से जो जुड़ सकते हैं वो संगठन में जुड़े। और दूसरी बात, पिता के तौर पे हम लोगों ने पार्टी बनाई है BRP। इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है ना। अब वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और कैसे बनाया गया कि आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाओ, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ना उसमें जातियों का सॉल्यूशन नहीं मिला, मानते हो? अगर जातियों का सॉल्यूशन मिलता तो अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो सीज कर दी जाती, मायावती की पार्टी सीज कर दी जाती, जो लगातार अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, होती नहीं होती। या जाति के नाम पे वोट का डिवीजन नहीं होता, या जातीय सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, लेकिन जातीय सर्टिफिकेट देता है। और चुनाव आयोग आपका ये कहता है कि 3 लोग अपने घर से आ जाओ और 100 लोगों की आईडी ले आओ, पार्टी बना लो, जाओ सभी से वोट मांगो। समझ रहे ना, लोकतंत्र में ये चीज चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या दिया, हम लोग जातियों को खत्म नहीं करना चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जातियां जहर हैं समाज के लिए, मैं मानता हूं जहर है, लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते। जबरदस्ती मेरे से बोलोगे आरपी मौर्य, आप मौर्य मत लिखो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि मेरे को अच्छा लगे, हमारे घर वालों को अच्छा ना लगे, या अगले को अच्छा ना लगे, ठीक है ना। तो मैं जातियां खत्म करने की सलाह नहीं दूंगा, खत्म हो रही तो बहुत बढ़िया, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो जातीय भावना है उसको हम लोग न्यूट्रल कर दें। न्यूट्रल करने का मतलब जातीय जो भेदभाव है उसको हम लोग मिटा देते हैं। तो मिटाने के लिए हम लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया, उस पार्टी में थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारे इस गांव में 100 जाति के लोग हैं, या पूरे प्रदेश में 100 जाति के लोग हैं। तो हमने कहा कि इस पार्टी का जो संस्थापक होगा, ये संस्थापक
मंडल होगा। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी का संस्थापक कौन होंगे? पिताजी अकेले हैं, और महान दल के संस्थापक जो है वही केशवदेव मौर्य अकेले हैं। जो मर्जी करें, जो मर्जी ना करें, बिकना है बिक जा, झुकना है झुक जा, रुकना है रुक जा, सोना है सो जा, उठना है उठ जाए, आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टी में कोई एक संस्थापक नहीं रहेगा, हर जाति बिरादरी का एक एक संस्थापक रहेगा, ताकि हम पूरे भारत देश का नेतृत्व इस पार्टी के माध्यम से कर पाए। तो 100 जातियां अगर हैं तो 100 जो है हमने लोगों को संस्थापक पार्टी में बना दिया, और 100 महिलाओं को भी बना दिया, क्योंकि महिला किसी समाज की पहचान होती है, होती नहीं होती है? तो 100 पुरुष और 100 महिला हो गई ना पार्टी में। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर आरपी मौर्य भी है थोड़ी देर के लिए, तो ये पार्टी आरपी मौर्य की हुई? बोलो साहब। यादव जी हैं तो यादव जी कहें हमारी पार्टी हुई अकेले, वर्मा जी हैं तो वर्मा जी बोल के दिखाएं हमारी पार्टी अकेले हुई। ये पार्टी जाति मुक्त, परिवार मुक्त, व्यक्तिवाद मुक्त और मनुवाद मुक्त भी है। कैसे? हर निर्णय यहाँ पे 3/4 से लागू होता है, हर निर्णय। जैसे अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का, ये हमें निर्णय लेना है। तो हमने कहा मेरे बेटे को बना दो ना, स्वार्थी तो हुई, मैंने कहा मेरे बेटे को बनाओ केशवदेव की तरह। तो मेरे बेटे को तो मैंने बोल दिया, और अगर वो बढ़िया योग्य हो तो आप लोग बोलते हाँ ठीक है लड़का सही है, बना दो ना। तो सबसे पहले तो एक ही बार दो, दोबारा तो फिर प्रश्न खड़ा होगा। तीसरी बात कि अगर मेरा बेटा पागल है, योग्य नहीं है, हमारे बेटे से कहीं ज्यादा योग्य आप या आपका बेटा है, यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि श्रीमान जी आपके बेटे के अंदर ये योग्यता नहीं है, इसलिए इसके बजाय आप इसको जो है मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट करिए। किसी एक की पार्टी नहीं हुई है। कहने का मतलब आप ऐसी प्रतिभाओं को चुनेंगे जिसके अंदर योग्यता होगी। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि जो विषमतावादी व्यवस्था के लोग हैं, आरएसएस की मैं बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा कि जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के थे, उनको बिहार का लेनिन बोलते हैं। जब राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो ये कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे आप राजनीति में कदम रखोगे तो गोलियां चलाने तक तैयार हो जाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं। तो जब अकेला एक मालिक होगा, केशवदेव मौर्य या मान लो कोई भी है, उसको अगर खत्म कर देगा आरएसएस, तो पार्टी तो खत्म, पार्टी खत्म। और इसको खत्म करके दिखाओ। आरपी मौर्य यहाँ पे अकेला था, अगर आरपी मौर्य मर गया तो क्या 99 लोग मर गए? तलवार बंदूक गोली सब उठा लेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? मुझे बताओ। तो एक व्यक्ति के जाने से, एक व्यक्ति के आने से, एक व्यक्ति के रुकने से, एक व्यक्ति के झुकने से ये पार्टी का जो संस्थापक कमेटी है वो झुकने वाली नहीं है, नहीं है ना। दूसरी बात क्या है, बड़ा फायदा, एक यादव जी एक मौर्य जी इसी संगठन में से चले गए। गांव में यादव मौर्य में लड़ाई हो रही थी और दोनों लोग बैठ गए, ए भैया समस्या बताओ, 2 मिनट के अंदर समस्या का समाधान समझा सकते हैं। क्योंकि जातीय बीमारी इतनी फैली है कि मौर्य के कहने पर वो 1 बीघा खेत छोड़ देगा, यादव के कहने पर 1 बीघा खेत छोड़ देगा, लेकिन यादव के कहने पर मौर्य नहीं छोड़ेगा, मौर्य के कहने पर यादव नहीं छोड़ेगा। मैं कितना यादवों को जान लगा दूं उनके उत्थान के लिए, लेकिन यादव कभी नहीं कहेगा कि आरपी मौर्य ज्यादा हमको मानता है। ये दिमाग में है, क्या करोगे उसको? तो मेरा कहने का मतलब भैया मैं मौर्य का अध्यक्ष हूँ, तो आप यादव के अध्यक्ष बन जाओ, आप वर्मा के अध्यक्ष बन जाओ, आप शर्मा के अध्यक्ष बन जाओ, चलो मिल करके भारत देश को एक बेहतर राष्ट्र बना लेते हैं। मेरी बात समझ में? अच्छा, उसके ऊपर देखो, ये संस्थापक कमेटी है। कहने का मतलब ये कभी रुक नहीं सकती, कभी झुक नहीं सकती, कभी डिग नहीं सकती, कभी हार नहीं सकती है। और इसका मिशन मानवता का है। इसके नीचे एक कमेटी, यहाँ एक कमेटी, यहाँ एक कमेटी, यहाँ 3 कमेटी और है। अभी तो संस्थापक की बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष की बात ही मैंने नहीं करी। सलाहकार कमेटी, संरक्षण कमेटी और संयोजक कमेटी, उसके नीचे यहाँ पर तब अध्यक्ष कमेटी आती है। ये अध्यक्ष कमेटी, मैं इस कमेटी का एक सदस्य हूँ, मैं ना की पार्टी का अध्यक्ष हूँ।
मैं इस कमेटी का, मेरे ऊपर 4 हैं। अगर आपसे मेरी कोई कहा सुनी हो गई, अखिलेश यादव से आपकी कहा सुनी होगी, तो अखिलेश यादव की पार्टी में आप रह सकते हैं? 2 मिनट में निकाल के बाहर कर देंगे। मेरे से अगर आपकी कहा सुनी हो जाए तो मैं आपको पार्टी से नहीं निकाल सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। देखो यहाँ से तो मैं अध्यक्ष कमेटी में हूँ, मैं यहाँ निकाल दूंगा। ये 4 कमेटियां बैठी हैं, अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो सीधे हमारे लिए नोटिस जारी हो जाएगा। भैया क्यों? वो बंदा 5 साल से काम कर रहा है और उसके साथ बदतमीजी क्यों? तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने पार्टी के नियम कानून का उल्लंघन किया है, और अगर हम यहाँ पे इस न्यायालय में सिद्ध कर पाएंगे तब आपको पार्टी से निकाल सकते हैं। अगर आपने सिद्ध कर दिया नहीं आरपी मौर्य गलत हैं, तो आरपी मौर्य के लिए दिक्कत आ जाएगी। मेरी बात समझे? ये पार्टी आरपी मौर्य के लिए है, ये पार्टी सिर्फ जो है किसी एक जाति वर्ग की नहीं है। ये अभी तक कोई पार्टी भारत देश में ऐसी बनी नहीं है, और पहली और अंतिम पार्टी है। जितनी जल्दी हम लोग लग करके इसको आगे बढ़ाएं और भारत देश को बेहतर बनाएं, समस्याओं के समाधान के लिए लग जाएं, उतना ही बढ़िया होगा, उतनी ही जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे अभी दादाजी हैं, आपने कहा कि भैया मुझे नेता नहीं बनना, आरपी मौर्य जी आप जो भी कहो हम आपके साथ लगे हैं, ठीक है ना? तो 10-10, 20-20 रुपए देकर आपने पार्टी को आगे बढ़ाया। कल आपका बेटा तैयार हो गया, तो आपका बेटा तैयार हो गया तो ये सब रास्ते खुले पड़े हैं, नीचे से ऊपर आए, और आपके बेटे के अंदर अगर योग्यता है तो मैं कह रहा हूँ कोई रोक नहीं पाएगा। भाई पार्टी के लिए दिन भर काम करना शुरू कर दीजिए, क्या दिखाई नहीं देगा लोगों को कौन काम कर रहा है? और जैसे दिखाई देगा वैसे प्रमोट कर लेंगे, वैसे आपका प्रमोशन। यहाँ पर चर्चा होगी नहीं होगी कौन बढ़िया काम कर रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऑटोमेटिक 3/4 से बहुमत पास होगा और सीधे उसको उठा लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टी की व्यवस्था की जो बात है, कुछ लोग कहते हैं पैसा जिसके पास होगा वही तो पार्टी चलाएगी। हम बताएं दादाजी आपको, जब पार्टी का गठन किया गया 1 रुपया जेब में नहीं, तो बता रहा हूँ मैं आपको, पार्टी आपके पैसे से चलती, किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं चलती। जो चुनाव आयोग का नियम है वो कहता है गांव-गांव जाओ, घर-घर जाओ, 10-10 रुपए की रसीद कटाओ, लोगों को जोड़ो, विश्वास में लो, उनको कहो, वो आपका सपोर्ट करे, तब पार्टी चलाओ। ये नहीं कि वहां पे चोरी का पैसा लाया और सीधे लगा दिया। अच्छा, जब चोरी का पैसा आएगा यहाँ पर तो ये आपके लिए काम करेगा? चलो मान लेते हम लोगों ने लगा के पार्टी की स्टैंड किया, कल वो बच्चा बैठा बोलते नहीं सर जी मुझे मुख्यमंत्री बनना है और हम बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ये पार्टी पूरा ऑप्शन खोल करके रखी, बेटा टैलेंट है ना, आ जाओ, पैसा हम खर्च करेंगे तुम्हारे लिए। जो पैसा पार्टी फंड के पास है, पार्टी फंड में है 1-1 रुपए से, तभी तो पार्टी फंड। अच्छा, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, तुम्हारी पार्टी मेरी थोड़ी है, सारा कोष मेरे पास थोड़ी है, सारा खजाना मेरे पास थोड़ी है। मान लो बीजेपी वालों ने पैसा दिया, किसी को बेच लिया, खरीद लिया, तो मेरे पास थोड़ी पैसा जाएगा, सबके पास जाएगा। अभी 1 करोड़ रुपया यहाँ पे लाए बांटने के लिए, बांट सकते हैं, बच जाएगा 1 करोड़ रुपया। मुझे बताओ, कितना भी मैं कोशिश कर दूं, कहीं ना कहीं बात लीक हो जाएगी, भैया 1 करोड़ रुपया आया था। ये अगर आप नहीं बोलोगे, बच्चे बोल देंगे, बच्चे नहीं तो कोई बोलेगा यार हमें फटी नोट दे दी, चलो मैं बता देता हूँ, हैं? मतलब संघ में बेईमानी हो नहीं सकती है। अगर संघ में बेईमानी हो सकती है तो भारतीय जो संसद चल रही है वो बेईमान है। अगर भारतीय वो जो लोकसभा राज्यसभा सब बेईमान है, तो संघ में बेईमानी नहीं, 99% बेईमानी नहीं हो सकती। 1% अपवाद है, भाई छोड़ दीजिए, सारे बिक गए, सारे खरीद लिए, वो अलग बात है, तो उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो हमें इस विकल्प पर आगे बढ़ना है। इसके नीचे और भी कमेटियां हैं, कम से कम 10-12, वो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएगा, आप देखिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास अगर नहीं है 8076615402 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो हम लोग पूरे बदायूं में जो है बड़ा तेजी के साथ स्टैंड कर रहे हैं, और 24 घंटा हम आपके प्रधान जी के साथ हैं और आपके साथ हैं। अभी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करिए, ठीक है? अब देखिए, इसको आप थोड़ा विधिवत तरीके से और अपने में एनालाइज करिए। अब मैं आपको बता दूं कि इधर धम्म विजय दिवस 5 अक्टूबर ये है आपका धम्म विजय दिवस, धम्म विजय दिवस। अब आपको ये जानना पड़ेगा धम्म विजय दिवस क्या है। ये जो सम्राट बुद्ध ने धम्म की बात करें ना, धम्मं शरणं गच्छामि, तो सम्राट अशोक पहले तो खूब चंड अशोक थे, मारे पीटे, और उसके बाद जब उनको लगा कि मारना पीटना सोल्यूशन नहीं है तो उन्होंने औजार को रख दिया। तब उन्होंने प्रण किया कि अब दिलों पे राज करना है। तो दिलों पे राज कैसे हो सकता है?
प्रधान जी हैं आपके, ये दिलों पे राज कैसे करेंगे? जब अच्छा काम करेंगे तभी तो, हैं? तो सम्राट अशोक ने मानव कल्याण में जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य था वो पूरा का पूरा चरमो उत्कर्ष पे पहुंचा दिया। पूरे विश्व में उनका डंका बजता था। उनके जितना बलशाली, उनके जितना तगड़ा जो सम्राट अभी तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए और इस धम्म को जितना हो पाया 99% तक लागू करवाया। देश उस समय आपकी सोने की चिड़िया थी। विदेशों में जितना रुपया होता था उसका आधा सोना हमारे पास होता था। तभी लोग कहते नहीं कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, कहते नहीं कहते हैं, आपने सुना भी होगा। ये सम्राट अशोक का जमाना था। आज उन्हीं सम्राट अशोक को जो है ना सम्मान मिल रहा है इस देश के अंदर, ना उनकी विचारधारा को लागू किया जा रहा है। और उनकी विचारधारा कहाँ पर है वो भी देख लो थोड़ा सा। आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मुझे बताइए, क्या है? सम्राट अशोक की लाट है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वास्तव में उसको उनको समझा, परखा, उसके बाद उन्होंने प्रमोट किया, लोगों ने माना और मनवाया भी। तो सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय मतलब चिन्ह है, स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया हमारे देश में। उसके बाद आपका जो ध्वज है, ये ध्वज को ले लीजिए आप। ध्वज में गोल गोल जो चक्र बना हुआ ये क्या है? धम्म चक्र है। आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी का फार्मूला है, आपकी समस्या का समाधान है। उसके बाद आपका संविधान है। ये तीन चीजें होती हैं जो किसी देश की पहचान होती है और ताज होती है। तो संविधान जो है वो बुद्ध और सम्राट अशोक पर आधारित है, पूरी तरह उनका नियम कानून लागू है। अब आपने मुझे दे दिया तलवार, मुझे चलाना नहीं आ रहा है, तो मेरी आपकी गलती, मेरी गलती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, टोटल पंचशील पर लागू है, ठीक है ना। आप किसी को गाली व्यभिचारिता करिए, किसी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चोरी करिए तो पकड़ के ले जाएगी, शराब पीजिए तो पकड़ के ले जाएगी, सब उसी पर जो है लागू है। लेकिन अब संविधान ना चला पा रहे हैं, तो ये हमारे लोग अगर होते, हम आप जैसे लोग होते, बुद्धिजीवी लोग, तो बढ़िया चलाते। लेकिन वो संचालित वहां से हो रहा है, विदेशियों से, तो कैसे चलेगा संविधान? बड़ा कठिन प्रश्न है। अभी भी देश आजाद नहीं है, गुलाम हाथों में, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीजें होती जो राष्ट्र के सम्मान में होती है, राष्ट्र की पहचान बताती हैं। तो बताइए पूरे देश का थीम क्या है, मुझे बताओ। पूरे देश का जो थीम है वो सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारधारा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है देश में। और लेकिन इस देश में ये धम्म विजय दिवस नहीं मनाया जाता, कोई मनाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? टीवी पे तुम्हारा कब्जा नहीं है, पेपर में तुम्हारा कब्जा नहीं है, तुम्हारे समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे समाज के ज्यादा लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते, व्यभिचारिता नहीं कर सकते, ईमानदारी से खेत खलियान में लगे हैं, इसलिए प्रचार प्रसार आपका नहीं होता, प्रचार प्रसार उनका होता है, होता नहीं होता, इसलिए आप पीछे हैं। तो सब काम कांशीराम जी को आप पढ़िए, कांशीराम ने कहा कि सारा काम छोड़ करके मीटिंग अटेंड करिए, कितना भी जरूरी काम हो मीटिंग अटेंड करिए। बाबा साहब ने कहा सबसे पहले आप सत्ता की तरफ बढ़िए, 1 बीघे खेती छोड़ दीजिए लेकिन सत्ता की तरफ बढ़िए, क्योंकि 1 बीघे खेत खराब हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर डीजल पेट्रोल के दाम, खेत और क्या कहते हैं खाद बीज के दाम अगर सस्ते हो जाएं तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जो खेत में पैदा कर रहे हो लग करके, आलू का रेट अभी 20 से 25 रुपए हो गया तो आपको रेट मिल गया और गिर करके 2 रुपए किलो आ गया तो खराब है सारी जिंदगी, है ना। तो सरकार जब आपकी रहेगी तब आपके बारे में सोचेगी, जब सरकार अंग्रेजों की रहेगी तो आपके बारे में क्यों सोचेगी? मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यह धम्म विजय दिवस 5 अक्टूबर को है और सारे लोग आमंत्रित हैं और इसको हम लोग रूटीन बना रहे हैं कि हर साल ये मनाया जाए। अभी पहली बार है, बाकी आने वाले दिनों में और चीज़ों को इसमें ऐड किया जाएगा और ये सामाजिक स्तर का प्रोग्राम, पार्टी स्तर का नहीं। तो सभी लोग खुला आमंत्रण है और इसमें हम लोगों ने जो है लगभग 2000 पर्चियाँ बनवाई है और उसमें हमारा टारगेट ये है कि 50-50 रुपये जो भी श्रद्धा से देना चाहे, ठीक है ना, वो कम से कम 50 रुपये दे और 1 लाख का लगभग उसमें खर्चा है, ठीक है ना। तो 50 रुपये तो कोई बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं अपनी जेब से अकेले लगाऊंगा लाख रुपए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार करा दूंगा अगली बार फिर सोचना पड़ेगा, अगली बार फिर सोचना पड़ेगा, है ना। तो संघ में बड़ी पावर होती है। तो जो स्वेच्छा से करना चाहते हैं 50 रुपये कम से कम वो डोनेट करें और जो नहीं करना चाहते हैं उनका पूरा का पूरा स्वागत है। वो कार्यक्रम में आए, अटेंड करें, सब कुछ देखें समझें
पहले समझ ले, अच्छे से जान ले क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बाद अच्छा लगे तो दे, ना अच्छा लगे तो भी ना दे, जबरदस्ती कोई नहीं है। ठीक है सर। लेकिन एक बात बता दूं कि बिना आपके साथ लगे, बिना आपके साथ सहयोग के कोई संगठन पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। सभी लाइन में समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो तन मन और धन, तो तन अगर आप दे रहे हो पार्टी पूरा खर्चा स्टैंड करने के लिए तैयार है, मन तो जब आप समझ जाओगे तो मन दोगे ही दोगे। रही बात धन की, तो पार्टी फंड में हम लोग केवल 1 रुपया डेली महीने के 30 रुपए लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लेते। और पार्टी अपने आप दौड़ रही है, चलेगी। भाई एक गाड़ी की जरूरत, मैं एक गाड़ी से आऊँगा, 10 गाड़ी की जरूरत तो 10 गाड़ी से आऊँगा ना, क्यों 10 गाड़ी लेकर मैं भी घूमूँ, मुझे बताओ। अच्छा देखो एक फायदा और इसका देखो, ऐसे हमने कहा यहाँ पे कि हमने 100 लोगों को बना दिया, 100 अध्यक्ष बना दिया, 100 जिला अध्यक्ष आपकी बदायूं बनाने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप लोगों में से कोई तैयार है तो दौड़े दौड़े आइए, ठीक है, काम शुरू कर दीजिए। हर जाति बिरादरी के लिए ऑप्शन है। 100 अगर जिला अध्यक्ष हमने बना दिया, 100 महिला अध्यक्ष हमने बना दिया, तो जो अध्यक्ष बनेगा एक गाड़ी तो उसकी बात होगी, क्यों साहब? और अगर आपके हम गांव का दौरा कर ले एक बार सारे जिला अध्यक्ष मिलकर के, 200 गाड़ी लाइन पे लगेगी, खाली जिला अध्यक्ष की बता रहा हूं, सपोर्टर की नहीं। बोलो, जो हमारे नहीं है वो दौड़े दौड़े वोट देंगे, दौड़े दौड़े वोट देंगे, लेकिन हमारे वे हैं जो हमारी गरीबी में साथ खड़े हैं, जो हमारी गरीबी में साथ, अमीरी में तो हर कोई कहता भैया तुम्हारे साथ हूं। जब आपकी पार्टी रन में आने लगी, चलने लगी, तो आप पीछे रह जाओगे, दूसरा आएगा कहेगा भैया हमारा बेटा लड़ना चाहता, मुझे टिकट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मेरे बस में भी नहीं है टिकट देना। ये तो कमेटी तय करेगी, बदायूं की कमेटी तय करेगी, बदायूं के 100 जिला अध्यक्षों की कमेटी पास करेगी कि फलाने को टिकट मिलेगा, तभी ऊपर के लोग टिकट दे सकते हैं। ऐसा नहीं अखिलेश यादव आदेश करेंगे तो बिल्कुल में टिकट किसी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो क्षेत्रीय होगा, क्षेत्रीय चीजों को जानेगा, समझेगा, जो काम करने लायक है या किया होगा, उसी को टिकट मिलेगा, वो भी फ्री में, पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दादाजी आपके मन की पार्टी हुई कि नहीं हुई, बताएं आपने, हुई ना? कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए, थोड़ा प्रस्ताव आगे ले जाएं। और ऐसी पार्टी भविष्य में जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो नहीं बनाएगा, और जो चाहेगा कि नहीं आरपी मौर्य से हटके पार्टी बना ले, तो मुझे उससे कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य, पार्टी का उद्देश्य मानवता स्थापित करना है। तो जो मानवता स्थापित करने का उद्देश्य है तो आप कर लीजिए भैया, हम तो खाली बैठ जाएंगे घर पे ना आराम से, हमारे खेत में घास उग रही है, चलेंगे हम अपना घास और खेत खलिहान देखेंगे, है कि नहीं है? तो मानवता के रास्ते में कोई कंपटीशन हमारा नहीं है, और जो कर ले वो बढ़िया है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आरपी मौर्य के साथ नहीं जुड़ेगा, और सिस्टम के साथ जो बना बनाया सिस्टम है उसका फायदा उठाएगा। और आरएसएस ने 100 साल मेहनत की, केजरीवाल को 2 मिनट में पैदा कर दिया, और हम लोग अगर 10-20 साल मेहनत कर लें, जिसको कहो उसको नेता 5 मिनट बना देते। बनेगा नहीं बनेगा साहब? भाई मेरी जो 20 साल की मेहनत है उसके चलते मेरा तो नाम होगा ना। और हमने कहा कि भाई साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे बदायूं से, और विधानसभा शेखुपुर रहेगा या बदायूं विधानसभा रहेगा, तो इनको मैंने प्रमोट किया, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, सारी चीज जो भी अच्छी चीज बताऊंगा, झूठ नहीं, तो लोग इनको तुरंत नेता मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन जब सिस्टम रहेगा तब, अच्छा मैं थोड़ा स्वार्थी बन जाऊं, स्वार्थी तो मैं हूं, लेकिन इतना स्वार्थी ना हूं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दूं। देखो लंबे रेस का घोड़ा हूं मैं, लंबे रेस का, अंतर इतना ही है। अगर मैं अब सिर्फ अपने लिए सोचता, अपने लिए, तो रेड का पेड़ आपने देखा ना, अंडोगो के पेड़, अंडोगो के पेड़ कितने दिन चलता है? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने में खत्म। तो हम 6 महीने में नहीं खत्म होना चाहते, सालों साल चलना चाहते। और बरगद का पेड़ देख लो, जब बरगद की मेन शाखा कमजोर होती है तब तक नीचे से दूसरी निकल आती है, आती नहीं आती है? तो मान लो अगर मेन शाखा मैं हूं, तो जब तक मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तक आप जैसे लोग अपना स्टैंड बना लेंगे, अरे सर चिंता मत करो, आप आराम करो, हम आए, ठीक है ना, पार्टी अपनी लग जाते हैं, है नहीं है? तो जहां से हम छोड़ेंगे वहां से आप दौड़ाएंगे, कारवां तब आगे बढ़ेगा ना। और अगर बीमारियों, जाति बीमारी में उलझे रहेंगे भैया, तो मैं बता रहा हूँ कि खाना पीना सबको मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है देश में, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि उससे ना देश का विकास हो रहा है और ना आपका विकास हो रहा है। और देश का विकास कैसे होगा? जब आपका विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। मेरे घर में सारे बीमार हैं, और घर का विकास करके दिखाओ,
और मेरे घर में सब पढ़े लिखे एकदम हेल्दी वेल्दी हैं, क्या जरूरत है विकास करने की? बोलो, पढ़े लिखे हेल्दी वेल्दी हैं, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, पैसे कमाए या ना कमाए, सबसे बड़ा धन जो है हमारा स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य होता है ना। और जब दिन भर दारू पिए, किसी का ऑपरेशन वहाँ कराना है, किसी का ऑपरेशन वहाँ कराना है, एक बार आप अस्पताल में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा जो है कि क्या कहते हैं ट्रीटमेंट में कितना पैसा खर्च होता है। मैं कह रहा हूँ खेत खलिहान सब बिक जाएगा तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस देश, इसलिए भारत देश का विकास तभी संभव है जब भारत देश की जनता का विकास होगा, और नरेंद्र मोदी के चिल्ला देने से किसी का विकास नहीं होगा। तो चलो भी लाल किले की प्राचीर पे खड़े हो गए, अब भैया राम राज्य खत्म हो गया, अब अच्छे दिन शुरू हो गए, अब अच्छे दिन के बाद अब अमृत काल शुरू होने वाला है, हैं? अब लोग कल से अमृत काल शुरू हो गए। तो बातों से काम नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा, उसके लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, वहां पर इस पर बड़ी जो है लंबी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे वक्ता लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि नेता बिना आपके खड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अच्छे थे नहीं अच्छे थे, मुझे बताओ। उनके साथ जनता ना लगती तो उनको कौन मानता? हमारे साथ आप नहीं लगोगे तो हमें कौन मानेगा? कल भाई साहब खड़े हो गए या प्रधान जी खड़े हो गए, इनके साथ आप लोग मिल करके जिताए नहीं होते, इनको कौन प्रधान बनाता? तो जितना मेरा लीडरशिप जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा आपका साथ चलना जरूरी है। ये मत समझिएगा कि अरे मैं जाऊं कि ना जाऊं, छोड़ो, क्या होता है आपके आने से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। हमारा टारगेट है कि बदायूं में लाखों की एक बार भीड़ हो जाए तो डीएम एसडीएम सबको मैं मुट्ठी में कर लूं, सबको मुट्ठी में। एक बार फोन कर दो, अरे डीएम साहब रूपापुर का ये काम क्यों नहीं हो रहा? अरे सर आप रखो फोन, मैं सभी करवा रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं अकेले फोन करके बोलूंगा, कौन आरपी मौर्य, कहाँ का आरपी मौर्य, अरे क्या करना है ऑफिस में आके मिलो, ऐसे बात करेगा नहीं करेगा? वो भी ऑफिस में जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए संघ की पावर है, अपनी पावर को दिखाइए, और उस पावर के बल पे चाहे आप सत्ता में रहिए या विपक्ष में रहिए, चलेगी आपकी। सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा, झुकाने वाला चाहिए। और वो संघ ही झुका सकता, आरपी मौर्य नहीं, संघ ही झुका सकता। संघ का मतलब बना सकता, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया, विशेष तौर से प्रधान जी का, आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था अरेंज कराई। लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि इसमें कराएं ना कराएं, तो गांव का काम है तो गांव की बात कर रहा हूँ।